हमारे सूरज की फीकी रोशनी के पार एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है। हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह के बाद और ऑट क्लाउड की रहस्यमय दुनिया से भी दूर इस अनंत और रहस्यों से भरे अंधकारमय अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे हम हमेशा से पाने का सपना देखते आए हैं, पर शायद अभी वहां तक पहुंचना इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती है। अल्फा सेंटोरी, हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम, एक चमकती रोशनी जो रात के आसमान में आस जगाती है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हो सकते। एक उम्मीद है अपने घर को लेकर कि क्या हुआ अगर एक दिन धरती रहने लायक नहीं रहेगी, ये स्टार सिस्टम हमारा नया घर होगा। लेकिन इसके साथ ही एक परेशान करने वाली दूरी भी है। ऐसी क्या वजह है जो वहां तक हमारा पहुंचना लगभग असंभव लगता है? और अगर हम कभी अपनी इच्छा और टेक्नोलॉजी को साथ लाकर इंटरस्टेलर के इस लंबे फासले को कभी पार कर पाए तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? एक नई दुनिया या एक और हताशा जो हमें याद दिलाएगी कि हम ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। तैयार हो जाइए अल्फा सेंटोरी के एक हैरान करने वाले सफर पर, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फा सेंटोरी के अनेकों रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। ये यात्रा अद्भुत होगी, असंभव लगेगी और एक ऐसे सच का सामना करवाएगी जो शायद हमें अपने यूनिवर्स और खुद की एग्जिस्टेंस पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। सितारे हमें बुलाते जरूर हैं, पर साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि उन तक का रास्ता अंधेरों से घिरा है। अल्फा सेंटोरी, अ सिस्टम ऑफ मिस्ट्री। अल्फा सेंटोरी सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो जटिलताओं और आश्चर्यों से भरा पड़ा है। इसमें 3 बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अल्फा सेंटोरी ए, एक ऐसा तारा जो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा ही है और इसे ऑफिशियली रीगल कैंटोरस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी बी, इसे टॉलेमैन भी कहा जाता है। और आखिरी है रहस्यों से भरा अल्फा सेंटोरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेड ड्वार्फ है जो इन दोनों के आसपास 0.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर घूमता है। एक अकेला घूमता तारा जो अपने स्टेलर फैमिली के एकदम किनारे पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक सीक्रेट है, एक प्लेनेट जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। 2016 में इसे डिस्कवर किया गया। ये रॉकी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, बस 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर। लेकिन फिर भी ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में है। तो क्या ये हमारी मानव सभ्यता का दूसरा घर हो सकता है? क्या ये संभव है, या फिर यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमेशा के लिए इस ग्रह को रहस्यों के अंधेरे में ही रखेंगी? प्रॉक्सिमा बी हमारा सबसे करीबी नोन एक्सोप्लैनेट है, सिर्फ 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर। कॉस्मिक टर्म्स में देखें तो ये बिल्कुल पास लगता है, लेकिन इस पास होने का मतलब है 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी। ये इतनी बड़ी दूरी है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी ये फासला पार करने में 4.3 साल लग जाते हैं। हमारे जैसे इंसानों के लिए जो इस ब्रह्मांड में बस कुछ क्षणों के लिए हैं, जो अपनी धीमी स्पेसशिप से बंधे हैं, तो ये चैलेंज हमारे लिए और भी बड़ा हो जाता है। प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल के साथ एक शर्त लगाने जैसा है। तो फिर हम प्रॉक्सिमा बी के सपने क्यों देखते हैं? शायद इसलिए कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, एक पजल का हिस्सा जो हमारे एग्जिस्टेंस के ग्रैंड नैरेटिव में एकदम फिट होता है। लेकिन हम इस अनजान जमीन पर कदम रखें, इससे पहले हमें एक कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा। एक ऐसी रियलिटी जो हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका सामना करने से
शायद हम डरते हैं। द एबेज बिटवीन स्टार्स। जरा सोच कर देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 2,66,000 गुना ज्यादा है। धरती और चांद की दूरी से करीब 103 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। वॉयेजर 1 जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे तेज इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट है, उसे वहां तक पहुंचने में 75,000 साल लग जाएंगे। 75,000 साल, तब तक शायद हमारी सभ्यता धूल बन चुकी होगी, और या फिर हम ये कब के भूल चुके होंगे कि हमने कभी वॉयेजर नाम के प्रोब्स को लॉन्च भी किया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्कर सोलर प्रोब जो कि 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसे भी इस ट्रिप को पूरा करने में 6,500 सालों का समय लग जाएगा। ये नंबर्स सिर्फ डराने वाले नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम अभी विकास के एकदम शुरुआती लेवल पर हैं। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना कोई सिंपल चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और ह्यूमन इमेजिनेशंस की सीमाओं को तोड़कर उनसे आगे निकलने की डिमांड करेगी। और फिर भी जब हम इस अनंत ब्रह्मांड में झांकते हैं तो एक अजीब सवाल उठता है, क्या हम इसे पार करने के लिए बने हैं, या यूनिवर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद हमें नहीं खोलने चाहिए। द बैरियर ऑफ लाइट, अ कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ हमारी रियलिटी को समझने का तरीका बदल दिया। इस थियरी के कई बड़े रहस्यों में से एक थी एक कड़वी लेकिन साफ सच्चाई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड को पार नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक कॉस्मिक रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में हमेशा के लिए रखा गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उसकी एनर्जी मास में बदलती है। वो जितनी तेजी से चलेगा उतना ही ज्यादा वो भारी होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसे और तेज होने के लिए अनंत एनर्जी की जरूरत होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है तो उसका 80 किलोग्राम का मास बढ़कर लगभग 2 टन हो जाएगा। आप कॉस्मिक स्पीड लिमिट के जितना करीब पहुंचते हैं, रफ्तार बढ़ाने की चुनौती उतनी ही बड़ी हो जाती है। लाइट की स्पीड पार करना किसी इनफाइनाइट हाइट की दीवार के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है। कोई भी शक्ति, कोई भी पावर आपको दूसरी तरफ लेकर नहीं जा सकती। अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाएं, तो भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की यात्रा लगभग 4.3 साल लेगी। लेकिन ये तो एक बेस्ट केस सिनेरियो है, एक सपना जो वास्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और फिजिक्स के नियमों की वजह से लगभग असंभव लगता है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये रियलिटी के मूल रूप और सिद्धांतों के खिलाफ एक जंग है जिसे जीतना भी हमारे लिए असंभव है। अ ग्लिमर ऑफ होप, टाइम डायलेशन। और फिर भी ये ब्रह्मांड पैराडॉक्सेस से भरा पड़ा है। जब एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब चलती है तो एक अजीब फिनोमिनन होता है, टाइम डायलेशन। एक स्पेसक्राफ्ट जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ रिलेटिविस्टिक स्पीड पर जा रहा है तो उसके क्रू के लिए समय धीरे बहता है। जमीन पर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए ये यात्रा कई दशकों या सदियों लंबी लग सकती है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर के ट्रेवलर्स के लिए ये सिर्फ कुछ सालों जैसी लगेगी। लेकिन टाइम डायलेशन सिर्फ एक सब्जेक्टिव कंप्रेशन नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो 95% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाता है, जमीन के ऑब्जर्वर के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फासला जो कि 4.246 लाइट ईयर्स है, वहां तक पहुंचने में करीब 4.47 साल लगेंगे। लेकिन क्रू के लिए टाइम डायलेशन की वजह से ये यात्रा सिर्फ 1.39 सालों की लगेगी। जितनी तेज स्पेसक्राफ्ट चलेगा, ये अंतर उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है तो क्रू को 1 साल की जर्नी में सिर्फ 2 हफ्तों का समय लगेगा।
और अगर स्पीड 99.999999% स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो एक ऐसा सफर जो हजारों लाइट ईयर्स का होगा वो क्रू के लिए सिर्फ कुछ दशकों में ही खत्म हो जाएगा या उससे भी पहले। ये फिनोमिनन एक गहरा सवाल उठाता है, क्या रिलेटिविस्टिक ट्रैवल इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का रास्ता खोल सकता है? शायद। लेकिन टाइम डायलेशन एक चमत्कार नहीं है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी अनइमेजिनेबल है। और जो खतरे हैं जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ कोलिजन, लीथल रेडिएशन और इंटरस्टेलर मैटर के डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, ये सभी चैलेंजेस अभी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्पीड्स पर तो इंटरस्टेलर गैस का एक पतला सा लेयर भी एक डेडली प्लाज्मा बन जाएगा, स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू दोनों के लिए। खाली स्पेस जो कभी एक शांत और एकदम खाली इलाका लगता है, वो एक इनविजिबल बैटल ग्राउंड बन जाएगा, एक ऐसी रणभूमि जिसमें अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सका। टाइम डायलेशन एक प्रॉमिस तो रखता है दूर के सितारों तक पहुंचाने का, लेकिन ये अपने साथ एक गहरे और रहस्यों भरे बैरियर्स को भी लेकर आता है। लिमिटेशंस ऑफ टाइम डायलेशन। जैसा कि हमने पहले देखा, एक मास को लाइट की स्पीड के करीब लेकर जाने के लिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रपल्शन सिस्टम नहीं मिला जो इसे संभव बना सके। और अगर किसी तरह से एनर्जी की इस समस्या को सुलझा भी लिया जाए, तब भी एक स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड के करीब चलेगी, उसके लिए स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह बन जाएगी। स्पेस खाली नहीं है, ये असल में अनगिनत वॉन्डरिंग एटम से भरा पड़ा है, जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में गैस और डस्ट क्लाउड्स, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में जमा हो जाती हैं और कभी कभी अकेले एटम्स बनकर इस अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। एक क्यूब सेंटीमीटर स्पेस में दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच कोलिजन की प्रोबेबिलिटी एक अलग बात है, और स्पेसशिप की जर्नी के दौरान पार्टिकल्स के एक इनॉर्मस फ्लो की स्पेसशिप से टकराने की सर्टेनिटी एक बिल्कुल ही अलग बात है। लो स्पीड्स पर तो पार्टिकल्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये एक खतरनाक बारिश के रूप में बरसते हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स और हाईली पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में स्पेसक्राफ्ट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकते हैं। और स्पेसशिप के अंदर रहने वाले क्रू के लिए एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव हो जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के बेहद करीब ट्रेवल करते हैं, वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेती हैं कि ये किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए खतरा बन जाती हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर एक बेहद पतले नेबुलर क्लाउड को भी पार किया जाए तो ये पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोशल एंड टेम्पोरल डिस्कनेक्शन, अ लोनली फ्यूचर। फिर चाहे हम सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पार भी कर लें, लेकिन फिर भी एक असंभव समस्या बची रहेगी। टाइम डायलेशन का स्पेसशिप और होम प्लैनेट के संबंधों पर एक विनाशकारी असर होगा। रिलेटिविस्टिक शिप पर सवार क्रू के लिए समय बहुत तेजी से धीमा होगा, लेकिन वहीं धरती पर घड़ी अपने यूजुअल गति से ही चलती रहेगी। जो समय क्रू के लिए सिर्फ 11 साल के जैसा फील होगा, वो धरती पर छोड़े गए लोगों के लिए लाखों या करोड़ों सालों में बदल जाएगा। ये कठोर सच एक एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को हमारे सामने रखता है। एस्ट्रोनॉट्स जो ऐसे सफर पर निकलेंगे, उन्हें अपनी दुनिया, परिवार, दोस्तों और उनकी संस्कृति तक हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, और जब वे वापस लौटेंगे, धरती उनके लिए बिल्कुल बदल चुकी होगी या शायद रहने के लायक भी नहीं रहेगी। वो सोसाइटी जो एक समय उन्होंने छोड़ी थी, वो समय की रेत में खो चुकी होगी, या तो किसी एलियन रूप में बदल गई होगी, और या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। स्पेसशिप एक एक्सप्लोरेशन का माध्यम न होकर एक अकेला समय और स्पेस में भटकती उनकी एक छोटी सी दुनिया बनकर रह जाएगा। ऐसे टेम्पोरल आइसोलेशन का प्रभाव स्टार ट्रेक जैसे काल्पनिक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के आइडिया में भी देखने को मिलता है। ट्रेड और कॉपरेशन के लिए जरूरी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन बिखर जाएगा,
क्या एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज के पास ये मोटिवेशन होगा कि वो एक ऐसी जर्नी पर कार्गो भेजे जिसका सेंडर से फिर कभी कोई कनेक्शन ही न हो? ऐसी यात्रा एक सौदा नहीं बल्कि एक ऐसा कार्गो बन जाएगी जिसका ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई मंजिल। आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी के नियमों के तहत ऐसी जर्नीज पर निकलने वाला कोई भी स्पेसशिप असल में एक सेल्फ सस्टेन्ड दुनिया बन जाएगी, अपने ओरिजिन से बिल्कुल अलग, अपने पर्पस से भटकती हुई। तो क्या ये सैक्रिफाइस वर्थ होगा? ये उदासी भरा निष्कर्ष एनरिको फर्मी के प्रसिद्ध पैराडॉक्स के साथ अच्छी तरह अलाइन होता है। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब इसमें नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इस यूनिवर्स के नियमों द्वारा थोपे जाने वाले क्रूअल बैरियर्स में है। टाइम डायलेशन एक कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखता है। चाहे हम इन बैरियर्स को पार भी कर लें, एक रिलेटिविस्टिक स्पेसशिप के क्रू के लिए उनके प्लेनेट पर समय अपनी यूजुअल गति से ही चलता रहेगा। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, सिविलाइजेशंस उठेंगी और गिरेंगी। जब तक क्रू वापस लौटेगा, उनकी दुनिया उनके खुद के लिए ही पूरी तरह बदल चुकी होगी या शायद पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। तो फिर ऐसी जर्नी का मकसद ही क्या होगा? अल्फा सेंटोरी तक एक मिशन सिर्फ फिजिकल स्पेस को पार करने की बात नहीं है। ये समय और यादों के उन रिश्तों को तोड़ देगा जो हमें इंसानियत से बांधते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स, अ स्टार्क रिमाइंडर। ये कंक्लूजन हमें एक डरावनी और गहरी बात की तरफ ले जाता है जो कभी एनरिको फर्मी ने पूछी थी। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब उन्हीं लिमिटेशंस में छिपा है जिनका हम सामना करते हैं। सितारों के बीच जो दूरियां हैं, वो सिर्फ स्पेस की मेजरमेंट्स नहीं है, वो आइसोलेशन के मजबूत किले की तरह है। ये नेचर द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिन्हें शायद ही कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। ये बैरियर्स शायद हर एक सिविलाइजेशन को उसके अपने सेलेस्टियल बैकयार्ड तक ही सीमित कर देते हैं, जहां इंटरस्टेलर एक्सपेंशन के सपने किसी कमजोर पड़ चुकी लौ की तरह जलते और आखिर बुझ जाते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारे नजदीक होने के बावजूद भी एक ऐसा सपना बनकर रह जाता है जो सिर्फ बहुत हिम्मत करने वालों और जो अपनी दुनिया के लिए सब कुछ त्याग सकें, सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्या ये बात जो विजिटर्स की नॉन एग्जिस्टेंस को दिखाती है, ये उन सभ्यताओं की हार का संकेत है, और या फिर ये और भी ज्यादा गहरी चेतावनी है कि वाकई हम इस अनंत अंधकार में बिल्कुल अकेले हैं? अ न्यू होप, रोबोटिक एक्सप्लोरर्स एंड लाइट सेल्स। पर हम ये जानते हैं कि जहां इंसान काम नहीं आ सकते, वहां शायद मशीनें सफल हो सकती हैं। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर शायद रोबोटिक प्रोब्स के हाथ में हो। मिनिएचराइज्ड मार्वल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शंस पर सफर करने की कैपेसिटी रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वॉन न्यूमन प्रोब्स जो सेल्फ रेप्लिकेशन और कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी का सार वो सितारों तक फैला सकते हैं, या शायद लेजर सेल्स जो फोकस्ड लाइट बीम से ड्रिवन होंगी। लाइट वेट प्रोब्स को एक्सेलरेट करके स्पीड ऑफ लाइट के 20% तक लाया जा सकता है, और सिर्फ 21 सालों में इसके साथ अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकता है। ये सॉल्यूशंस कोई साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी वास्तविकता के बेहद करीब हैं। ये यात्रा फिर भी आसान नहीं होगी और ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी कभी इम्पॉसिबल करने से पीछे नहीं हटी है। क्या ये मशीन्स एक दिन हमें ऐसे सीक्रेट्स भेजेंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था? अंतरिक्ष में टूटने वाला छोटे से छोटा तारा भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से किसी भी प्लेनेट को धूल में बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या हो जब पृथ्वी का सबसे नजदीकी और सबसे विशाल तारा टूट जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती से 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस की। सूर्य से उम्र, आकार और तापमान हर क्षेत्र में बड़ा ये तारा
लगातार अपनी तबाही की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर ये तारा फटा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो आइए जानते हैं हमारे अंतरिक्ष के सबसे विशाल और सबसे चमकीले तारों में से एक बीटलजूस स्टार के बारे में, जो आए दिन हमारी धरती के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10वां सबसे चमकदार तारा है, जिसे सूर्य से भी विशाल होने के कारण अल्फा ओराइन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बाएं कंधे पर विराजमान बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10 मिलियन वर्ष पुराना तारा है, जो सूर्य से भी उम्र में लगभग 50 गुना ज्यादा बड़ा है। आज बीटलजूस अंतरिक्ष के सबसे बड़े नॉन स्टार्स में से एक है, जिसका डायमीटर 700 मिलियन माइल्स यानी कि 1.2 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। अगर बीटलजूस स्टार को सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य की जगह रख दें तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर ग्रह को भी टच कर जाएगा। इससे आप बीटलजूस स्टार की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने इसकी विशालता में कुछ कमी पाई है। वास्तव में बीटलजूस स्टार की चमकदार रोशनी और विशाल आकार समय के साथ तेजी से बहुत बदल रहा है। बीटलजूस स्टार काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर्स को खोता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस लगातार कम हो रही है और ये अधिक लाल होता चला जा रहा है। अंतरिक्ष में इतने सालों से मौजूद होने के कारण अब बीटलजूस के कोर से उसका हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका हीलियम लगातार कार्बन में बदलता जा रहा है और अब वो अपने जीवन के अंतिम रेड जाइंट फेज में मौजूद है। यानी अब बीटलजूस स्टार का अंतिम समय आ चुका है और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बीटलजूस स्टार अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है। शायद यही कारण है कि बीटलजूस बीते कुछ सालों से लगातार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के संकेत दे रहा है। बीटलजूस स्टार के इस भारी परिवर्तन के पीछे वैज्ञानिक इसके जन्म और इसकी विशालता को कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बीटलजूस स्टार का जन्म इसी विशाल आकार के साथ ही हुआ था और आरंभ में ये ब्लू व्हाइट ओ टाइप स्टार हुआ करता था, जिसके अंदर भारी मात्रा में हाइड्रोजन जलता रहता था। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो तारा जितना बड़ा होगा वो उतना ही अधिक चमकता भी है और उतना ही अधिक गर्म भी होता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से उसका हाइड्रोजन फ्यूल भी खत्म होने लगता है और धीरे धीरे वो तारा रेड जाइंट फॉर्म में परिवर्तित होने लग जाता है। हमारे बीटलजूस स्टार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले मिलियन सालों से लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा बिखेरने के कारण इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो गया और यही कारण है कि बीटलजूस स्टार अब रेड जाइंट स्टेज में मौजूद है। यही नहीं, जब बीटलजूस ने अपना हाइड्रोजन समाप्त कर लिया और हीलियम जलाना शुरू किया तो इसका एनवलप अपने ओरिजिनल साइज से कहीं ज्यादा फैल गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि बीटलजूस स्टार अपने शुरुआती काल में सूर्य से भी 100 गुना ज्यादा चमकदार और 10 गुना अधिक बड़ा रहा होगा। सूर्य के ल्यूकवार्म 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5,500 डिग्री सेल्सियस की तुलना में बीटलजूस के सरफेस का टेम्परेचर आश्चर्यजनक रूप से 89,500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 50,000 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा। लेकिन अब ये तारा उतना गर्म नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि इसका करंट टेम्परेचर 5,800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 3,300 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है, जो कि सूर्य के मुकाबले बहुत ठंडा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी चमक का कोई तोड़ नहीं है। बीटलजूस स्टार की विशालता और पृथ्वी से इसकी निकटता इसको हमारी धरती के लिए और खास बना देती है। यही कारण है कि आज हबल स्पेस टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप्स के माध्यम से बड़ी आसानी से धरती से बीटलजूस स्टार का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप पृथ्वी के किसी उपकरण की सहायता से बीटलजूस स्टार की ओर देखेंगे तो आपको इसके अंदर सुपर हॉट प्लाज्मा के चिकने गोले की बजाय उबलते हुए गैस के बुलबुले का एक ढेलेदार समूह देखने को मिलेगा। गर्म पदार्थ के वो विशाल ढेर बीटलजूस के ठीक सेंटर से इसकी सतह तक उठते हैं और फिर ठंडे होकर वापस इसके आंतरिक भाग में गायब हो जाते हैं। बीते कुछ सालों से अपने एरेटिक बिहेवियर के कारण बीटलजूस स्टार वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ने बीटलजूस स्टार के रेगुलर 400 डे साइकिल को ऑब्जर्व किया है, जिसमें उन्होंने ये पाया कि इस साइकिल में बीटलजूस की चमक लगातार घटती बढ़ती रहती है, जो कभी 0.3 के मैग्नीट्यूड तक बढ़ती है,
फिर लगभग 0.8 तक कम हो जाती है। लेकिन दिसंबर सन 2019 में वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि बीटलजूस स्टार कुछ ज्यादा ही गति से अपनी चमक को खो रहा है और अचानक पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा अधिक धुंधला भी हो गया है। बीटलजूस स्टार के इसी परिवर्तन को बीटलजूस ग्रेट डिमिंग के नाम से जाना गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने इसके इंटीरियर पार्ट से मटेरियल्स के हैवी रिमूवल का भी पता लगाया, जिन्होंने बाहर निकलकर एक ऐसा हैवी डस्ट फॉर्म किया जिसने पूरे बीटलजूस स्टार को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। हालांकि अब धूल का वो बादल छंट चुका है और बीटलजूस ने अपनी सामान्य चमक वापस पा ली है। लेकिन ये भी सच है कि अब ये तारा अपने ओल्ड फॉर्म में नहीं रहा। इसके 400 डेज का ब्राइटनेस ऑक्सीलेशन पीरियड हाफ होकर 200 डेज का हो गया है, यानी कि इसके चमक के घटने का पैटर्न अभी भी जारी है। बीटलजूस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाने लगा कि ये स्टार जल्द ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म होने वाला है। वास्तव में जब कोई तारा अपनी कोर में सारे हीलियम को कंज्यूम कर लेता है तो उसका रेड जाइंट फॉर्म कार्बन और ऑक्सीजन को नियॉन और मैग्नीशियम में जलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें सिलिकॉन में बदलता है। लास्ट में उस स्टार का कोर आयरन से भर जाता है, जिसके बाद वो आयरन एटम्स हीलियम न्यूक्लियाई से जुड़ते हैं और इस जुड़ाव से एक भारी एनर्जी का निर्माण होता है। उस स्टार की कोर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और इसी परिवर्तन से स्टार की कोर अपने अंदर से बाहर की ओर ढहना शुरू कर देती है। इस घटना को कोर कोलैप्स सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इतने चमकीले होते हैं कि वे कुछ देर के लिए पूरी गैलेक्सी को भी मात दे देते हैं। अभी के सेंसिटिव टेलीस्कोप्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉमर्स इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के किसी रहस्यमय कोने में होने वाले इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख पाना हम साधारण इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। परंतु बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन सबसे अलग होगा। हमारी पृथ्वी के निकट होने के कारण इसका एक्सप्लोजन दिन में भी साफ साफ दिखाई देगा। बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे आसमान को पूरे 2 महीनों के लिए अपनी रोशनी से एकदम से जगमगा देगा। इस दौरान हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा प्रचंड रोशनी होगी कि रात के समय में भी अगर पूरे शहर की बिजली काट दी जाए तो भी अंधेरे का नामो निशान नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन साल 1604 में भी देखने को मिला था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लगातार 3 हफ्तों तक आसमान को रोशनी से भर दिया था। अब भले ही बीटलजूस स्टार भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन इसके फटने में अभी हजारों सालों का समय बाकी है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि बीटलजूस स्टार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अभी शुरुआती चरण में मौजूद है। अब ये हीलियम फ्यूज कर रहा है, जो लाखों सालों का एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए बीटलजूस स्टार के फटने में अभी हजारों लाखों सालों का समय बाकी है, यानी वो अद्भुत नजारा अभी भी हमारी आंखों से हजारों सालों की दूरी पर है। हालांकि बीटलजूस स्टार के कोर में झांककर ये देखना अभी थोड़ा मुश्किल है कि वहां पर हीलियम फ्यूजन की क्या स्थिति बनी हुई है और बीटलजूस कब फटेगा। आपको बता दें कि मिल्की वे का दूसरा रेड जाइंट, जिसे VYCMA के नाम से जाना जाता है, हमारी पृथ्वी से 3900 लाइट ईयर्स की दूरी पर कैनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि हमारे बीटलजूस की तुलना में ये एक्सप्लोजन हमारे कुछ ज्यादा ही करीब है, लेकिन पिछले 100 सालों से वो अपनी प्रोसेस की ओर तो बढ़ रहा है और ये एक्सप्लोजन कब होगा ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का मानना है कि VYCMA को आज से 100 साल पहले देखा जा सकता था, लेकिन अपने अधिकतर मटेरियल को खो देने के कारण अब वो केवल इंफ्रारेड में ही नजर आता है। VYCMA अपने ओरिजिनल मास का लगभग 60% हिस्सा खो चुका है, जबकि बीटलजूस के पास उसके इनिशियल मटेरियल का अभी 95% हिस्सा बचा हुआ है। इसलिए कई एस्ट्रोनॉमर्स बीटलजूस स्टार के इस रेड जाइंट फॉर्म को अभी शुरुआती चरण ही मान रहे हैं। बीटलजूस को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ये विशालकाय तारा सुपरनोवा विस्फोट से खत्म हो सकता है। हाल ही में इसकी चमक में गिरावट भी देखी गई और हम इंतजार करते रहे, लेकिन इस तारे में जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तारा एक रहस्य बनकर रह गया, लेकिन हाल ही में जो खोज हुई वो चमक असल में बीटलजूस के एक साथी तारे की है, यानी एक कंपेनियन स्टार, जिसे खोजने की उम्मीद वैज्ञानिकों ने लगभग छोड़ ही दी थी।
ये एक ऐसी खोज है जो न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि ब्रह्मांड के उन तारों की कहानी को भी बदल देती है जो हमने आसमान के तारों को देखकर गढ़ी हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन में चमकने वाला बीटलजूस तारा हमारे रात के आसमान में चमकने वाला 10वां सबसे चमकीला तारा है। ये एक रेड सुपर जाइंट है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के ऑर्बिट को भी निगल लेगा। इसका डायमीटर हमारे सूरज से करीब 760 गुना ज्यादा बड़ा है और ये सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये हमारे सौरमंडल में होता तो हमें कितना ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ता। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार और चमक नहीं है, बल्कि बीटलजूस एक वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब है कि इसकी चमक समय समय पर बदलती रहती है। ये बदलाव सदियों से हमारे वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए थे। 2019 का ग्रेट डिमिंग इवेंट। लेकिन फिर सन 2019 में बीटलजूस ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच लिया। इसकी चमक अचानक ही 30% तक कम हो गई। इसे ग्रेट डिमिंग इवेंट कहा गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद बीटलजूस अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही ये सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। एक सुपरनोवा इतना चमकदार होता है कि ये महीनों तक हमारे आसमान में रात को आधे चांद के जितना चमक सकता है। हमने इंतजार किया और शायद पहली बार हम किसी तारे को मरता हुआ देखने वाले थे, लेकिन 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न 2020 में और न ही 2021 में। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके सुपरनोवा बनने की थियरी से अपना ध्यान हटाकर इसको और डीप स्टडी करने पर लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये डिमिंग एक बड़े धूल के बादल की वजह से हुई होगी और शायद ये बादल बीटलजूस की सतह से ही निकला होगा। इस धूल के बादल ने इस तारे की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। नासा की तस्वीरों ने दिखाया कि ये एक तरह का स्टेलर बर्ब था, यानी तारे ने गैस और धूल का एक बड़ा हिस्सा बाहर फेंका जो बाद में ठंडा होकर रोशनी को रोकने वाला बादल बन गया। लेकिन ये खोज तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रही थी, 2019 की द ग्रेट डिमिंग का। बीटलजूस की चमक में एक और लंबा 6 साल का बड़ा साइकिल था जो वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। ये साइकिल तारे के अंदरूनी पल्सेशन के जरिए नहीं समझाया जा सकता था। तो आखिर क्या था इस रहस्य के पीछे का कारण? इसके लिए उस समय हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन जुलाई सन 2025 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने बीटलजूस के इस रहस्य को लगभग सुलझा दिया है। जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप पर लगे एलोपेके नामक एक खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने बीटलजूस के बेहद डिम यानी मंद मंद चमकते हुए एक साथी तारे को देखा जिसे सिवारा नाम दिया गया। बीटलजूस के नाम का मतलब समझा जाए तो अरबी में इसका मतलब होता है अल जौजा की बाह या शोल्डर ऑफ द जायंट। तो वहीं इस नए खोजे गए साथी का नाम सिवारा है, जिसका मतलब होता है उसका ब्रेसलेट या कंगन। ये नाम इस तारे के लिए बिल्कुल सटीक है क्योंकि ये बीटलजूस के चारों ओर एक कंगन की तरह चक्कर लगा रहा है। सिवारा बीटलजूस से 6 मैग्नीट्यूड कम चमकदार है। इसका मतलब है कि ये बीटलजूस से लाखों गुना डिम है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका मास हमारे सूरज से लगभग 1.5 गुना से 1.6 गुना तक है। ये एक प्री मेन सीक्वेंस तारा है, यानी ये अभी तक हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू नहीं कर पाया है। इसे एक स्टेलर बेबी भी कह सकते हैं, जो अभी पूरी तरह से तारा बनने की प्रोसेस में शुरुआती स्टेज पर है। जब ये हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू करेगा तो ये एक एफ टाइप तारा बनेगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार और भारी होगा। सिवारा की सबसे हैरान करने वाली बात है इसका अजीब सा ऑर्बिट। ये बीटलजूस तारे से सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर चक्कर लगाता है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी से 4 गुना है, लेकिन जुपिटर से फिर भी कम है। हमने बीटलजूस के आकार के बारे में पहले ही बात की है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये मार्स तक फैला होता। तो आप इसके विशाल आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि ये कितनी दूर तक फैला होगा। दरअसल इसका साथी सिवारा बीटलजूस के वातावरण के अंदर ही चक्कर लगा रहा है।
ये एक ऐसी अजीब सी चीज है जो वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखी थी। हर 6 साल में सिवारा बीटलजूस के करीब से गुजरता है तो ये तारे के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से हिला देता है। ये वहां पर उथल पुथल पैदा कर देता है जिससे गैस और धूल बाहर निकलती है जो कभी कभी रोशनी को रोक देती है। और यही वजह थी 2019 के द ग्रेट डिमिंग इवेंट की। सिवारा के इस ऑर्बिट की वजह से बीटलजूस की चमक में 6 साल का साइकिल देखा जाता है। ये खोज न सिर्फ बीटलजूस के बिहेवियर को समझाती है बल्कि ये भी बताती है कि ऐसे रेड सुपर जायंट तारे अपने साथी तारों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सिवारा को खोजना आसान नहीं था। बीटलजूस की चमक इतनी तेज है कि इसके पास किसी भी डिम स्टार को देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जरा इमेजिन ही करके देखो, ये स्टार हमारे सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी बीटलजूस के इस साथी तारे को नहीं देख पाए। लेकिन नासा के एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट स्टीव हॉवेल और उनकी टीम ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे स्पेकल इमेजिंग कहते हैं। स्पेकल इमेजिंग में टेलीस्कोप बहुत कम समय के लिए यानी सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए तस्वीरें लेता है ताकि पृथ्वी के वातावरण से होने वाली रुकावटों को बाईपास किया जा सके। जेमिनाई नॉर्थ के 8.1 मीटर के जायंट मिरर और एलोपे के इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसी तस्वीरें ली और उन्हें एक खास एल्गोरिदम से जोड़ा। इससे बीटलजूस की तीव्र चमक को हटाकर सिवारा की हल्की सी चमक को देखा जा सका। ये तस्वीर 9 दिसंबर सन 2024 को ली गई थी, ठीक उसी समय जब पिछली स्टडीज ने प्रिडिक्ट किया था कि सिवारा अपने सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर मिल सकता है। हालांकि इस खोज का कॉन्फिडेंस लेवल अभी 1.5 सिग्मा है। वैज्ञानिकों को आमतौर पर 5 सिग्मा की जरूरत होती है ताकि खोज को पूरी तरह से पक्का मान लिया जाए। हालांकि सिवारा का स्थान और समय पिछली स्टडीज के प्रेडिक्शन से मेल खाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे लगभग पक्का मान रहे हैं। फिलहाल बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। ये सिर्फ 10 मिलियन साल पुराना है, लेकिन इसका इतना ज्यादा मास इसे तेजी से अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने के लिए मजबूर करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अगले 1 मिलियन साल में सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। लेकिन सिवारा का भविष्य शायद अभी और भी नाटकीय मोड़ लेगा। सिवारा इसके इतने करीब है कि बीटलजूस का ग्रेविटेशनल पुल इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। अनुमान है कि अगले 10,000 साल में सिवारा या तो बीटलजूस में समा जाएगा या अगर बीटलजूस उससे पहले सुपरनोवा बन गया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये एक अजीब सी जोड़ी है, एक तारा जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है तो वहीं दूसरा तारा जो अभी जन्म ले रहा है, लेकिन समय दोनों के पास नहीं है। इसके अलावा सिवारा और बीटलजूस के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस बीटलजूस के रोटेशन और मास लॉस को भी प्रभावित करती हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि बीटलजूस आखिर इतनी तेजी से क्यों घूमता है और इसका बाहरी वातावरण इतना अनस्टेबल क्यों है। इस कॉम्पेनियन स्टार सिवारा की खोज वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगी कि क्या बीटलजूस जैसे अन्य तारों के पास भी ऐसे ही साथी तारे होते हैं। ये खोज स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरीज यानी ऐसे तारों की जोड़ी जो इतने करीब हैं कि उन्हें अलग अलग देखना मुश्किल है, उनको भी समझने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों को सिवारा को और बेहतर तरीके से देखने का अगला मौका नवंबर सन 2027 में मिलेगा, जब ये बीटलजूस से सबसे दूर मौजूद होगा। तब जेमिनाई नॉर्थ और एलोपे के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके फिर से हम इस तारे की जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये न सिर्फ सिवारा की पुष्टि करेगा बल्कि हमें इसके मास, टेम्परेचर और इसके ऑर्बिट के बारे में भी और जानने में मदद करेगा। बीटलजूस हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका लाल रंग, विशाल आकार और ओराइन कॉन्स्टलेशन में इसकी जगह इसे आसमान का एक चमकता हुआ रत्न बनाती है। लेकिन सिवारा की खोज ने इसकी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। एक विशालकाय तारा और उसका छोटा सा साथी एक दूसरे के साथ एक कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, और ये डांस न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को सुलझा रहा है बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका भी दे रहा है। और नेचर हमें खुद मौके देता है उसे समझने और जानने के।
ये भी वाकई प्रकृति की ही खूबसूरती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।